किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए आपसे आलू के बारे में बात नहीं की। और आलू की बात करने को दिल इसलिए भी नहीं करता कि बहुत सारे लोग धान की फसल में लगे हुए थे, कोई गन्ने को संभाल रहा है, कोई मक्का को संभाल रहा है। तो इस तरह से आलू की बात करने का माहौल ही नहीं बन रहा था। लेकिन आज हमने सोचा कि आपको ये बताएं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान जो सेंटर है, जिसको CPRI बोलते हैं, इसका जालंधर स्टेशन है, उस पे हम लोग अगले सीज़न के लिए, आलू के सीज़न के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ ढैंचा लगा हुआ है। ढैंचा मतलब हरी खाद। और जो मेरे उल्टे हाथ पे हमारे वो खेत हैं जहाँ पे हम लोग तजुर्बे करते हैं। ये यहाँ हमने बीज पैदा करना है, यहाँ ढैंचा लगा हुआ है। ये जो दूसरे खेत हैं कुछ, यहाँ पे हमने अलग अलग खाद वगैरह उर्वरकों का जो प्रयोग करके वो देखना है। तो वहाँ पे जो लगा हुआ है बाजरा, जिससे कि खेत में से सारी उसकी उपजाऊ शक्ति कम करके फिर ताकि अगली बार जब इसमें ट्रायल करेंगे तो उसके सही से रिज़ल्ट आएँ। एक तरह से ये कहिए कि मिट्टी को खाली करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब जो आज मेनली बात करेंगे ढैंचा की, कि ये जो हरी खाद है ये हमने कब लगाई, कब इसको खेत में दोबारा जोतेंगे और इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, और कौन किसान है जिनको ढैंचा ज़रूर करना चाहिए। आइए ज़रा मिलते हैं ढैंचे से। दोस्तों, ये है ढैंचा। ढैंचे को अंग्रेज़ी में कहते हैं सिसबीनिया। हमारी जो गांव की भाषा में इसको हम लोग ये कहते हैं कि हरी खाद के तौर पे इस फसल को इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ढैंचा ही हरी खाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको हरी खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सिर्फ आज इसकी ढैंचा की ही बात करूंगा और आपसे ये शेयर करूंगा कि हम लोग जो हमारा जालंधर वाला फार्म है, जहाँ हमारा मोदीपुर मेरठ में भी फार्म है, तो ये किस तरह से इस फसल की कब बिजाई करते हैं, कब इसको दोबारा खेत में जुताई की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये लगभग इसकी जो हाइट है इस समय 3 से 4, 3 साढ़े 3 फीट के करीब हो चुकी है। तो इस फसल को हमने 6 जुलाई को बोया था। वैसे तो ये कहा जाता है कि जब एक आधी अच्छी बारिश हो जाए मानसून वाली, और उसके बाद आप अच्छी नमी में इसकी बिजाई करें और प्रति एकड़ जो है लगभग 15-20 किलो के करीब इसका बीज डालें। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ये सूखे में ही बो दिया था 6 जुलाई को। 6 जुलाई को से भी पहले एक आधा दिन बो दिया था। उसके बाद क्या 2-3 दिन बाद अच्छी भारी बारिश हुई, तो ये बहुत शानदार इसका जमाव हुआ। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत ये खेत है, मन लगता है इसको देख के। अब इसमें कोई खाद नहीं डाली गई, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली गई, और इसको ऐसे छट्टा दे के उसके बाद हल्की सी हैरो चला दी गई और मिक्स कर दिया ऊपर वाली मिट्टी में। बस इसकी बिजाई हो गई, कोई मेहनत ख़ास नहीं की गई इसमें। और इसका जो अब जब लगभग ये 60 दिन की फसल होगी, इसकी हाइट और 2-2.5 फीट बढ़ जाएगी, तो इसको खेत में हम लोग जोत देंगे। और उसके बाद अभी बारिशों का मौसम चल रहा होगा और ये लगभग 30-35 दिन में ये अच्छे से गल सड़ जाएगा। और जब तक हमने आलू की बिजाई करनी है, जो कि लगभग 15-20 अक्टूबर के आसपास होगी, तो ये बिल्कुल मिट्टी में पूरी तरह से जज़ब हो जाएगा, सड़ जाएगा, और एक तरह से यूँ कहिए कि मिट्टी के साथ मिट्टी ही हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार खेत तैयार हो जाएगा। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ढैंचा है, इसको लगाने के या इस हरी खाद के फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदों में
इसके 7-8 मुख्य फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो इस तरह की जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं, इसमें आम तौर पे हम लोग उन फसल को चुनते हैं कि जिसमें ये नीचे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल छोटी-छोटी गांठें, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं नोड्यूल्स, बने रहते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो हवा से नाइट्रोजन तत्व लेके इस तरह से ज़मीन में या इन नोड्यूल्स के थ्रू ज़मीन में दे देता है। तो क्या कहें कि ये वो फसल है जो हवा से नाइट्रोजन लेके बैक्टीरिया के थ्रू मिट्टी में फिक्स करती है। तो क्या हो गया कि मिट्टी में आपकी जो नाइट्रोजन, जो मुख्य तत्व है फसलों के लिए, वो इसमें बढ़ जाता है मिट्टी में। नंबर 1 तो इसका फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, जब इसको आप लगभग 60-65 दिन पे जब ये फूल पे आ जाएगी, जब इसको खेत में पूरी अच्छे तरीके से मिट्टी में जोत देंगे और उसके बाद एक आधी बारिश ऊपर हो जाएगी, तो जो इसकी बॉडी में, जो इस प्लांट में दूसरे तत्व हैं इसमें, वो भी सारे मिट्टी में ही चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिट्टी में जो वो तत्व, जो जैसे नाइट्रोजन हो गई या दूसरे तत्व हैं, जो मिट्टी में उनकी मात्रा बढ़ जाएगी और जो कि हमारी आलू की फसल के लिए फ़ायदेमंद होगी। एक तो फ़ायदा ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि जब ये लगभग प्रति एकड़ 150 से 200 क्विंटल जो बायोमास है, जो जैविक मादा है, ये मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी की जो सेहत है वो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगी। उसमें मिट्टी ज़्यादा हवादार हो जाएगी और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो है उनकी क्रिया होगी। और होगा क्या कि इसके बाद जब जो भी फसल बोई जाएगी, हमारे केस में ये आलू है, तो आलू के लिए एक बहुत खुशगवार, बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा और आलू की जो फसल है वो अच्छी होगी और हमें खाद भी कम डालनी पड़ेगी। उसमें हम नाइट्रोजन की खाद कम कर देंगे क्योंकि इसने काफ़ी नाइट्रोजन उसको दे दी है। तो 2 तो मुख्य इसके फ़ायदे ये हो गए। और जो तीसरा इसमें फ़ायदा ये है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मिट्टी से लगने वाली होती हैं, तो ये जो ग्रीन खाद जो है, हरी खाद डालने के बाद उनका जो प्रकोप है बहुत कम हो जाता है और आपकी पैदावार अच्छी आती है। तो किसान दोस्तों, हमने जाना कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन और दूसरे तत्व की बढ़ोतरी या ऐड कर देती है, बढ़ा देती है, मिट्टी की सेहत अच्छी कर देती है, मिट्टी को हवादार कर देती है। और इसके बाद एक ये भी कहा जाता है कि ये इस तरह की जो फसलें हैं, जो मिट्टी की गहराई वाली जो सतह है वहाँ से कुछ तत्व उठा लेती हैं और वहाँ से उठा के ये फसल होगी। जब इसको मिट्टी में हमने दोबारा मिक्स किया तो एक तरह से नीचे से ऊपर जो खुराक आ गई और जो अगली फसल है जैसे आलू है जिसकी जड़ें भी बहुत नीचे नहीं जाती, तो आप ये कहिए कि नीचे से ऊपर उसके खुराकी तत्व ले आके आपने ऊपर वाली मिट्टी में डाल दिए, जो कि हमारी आलू की फसल के लिए अच्छे रहेंगे। इसके बिना भी और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसान इसकी जो हरी खाद देने का उसके पास टाइम ही नहीं है। जैसे पंजाब में देखें तो 3 फसलीय चक्कर है, पहले आलू, उसके बाद मक्का और उसके बाद धान। और अगर आपने ये हरी खाद का करना है, लगानी है, खेत में डालनी है, तो आपको एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कि कोई भी किसान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ किसान फिर भी हैं, जैसे यूपी में या कुछ दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 फसली चक्कर का ही एक रिवाज है। तो वहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं, बहुत गिनती बहुत कम है, पंजाब में भी बहुत कम है, हरियाणा में भी बहुत कम है, पर लेकिन उच्च कोटि का बीज पैदा करने वाले कुछ कंपनियां, कुछ किसान ये ज़रूर करते हैं। उनको पता है कि ये करने से उनके बीज की जो क्वालिटी अच्छी आती है, तो इसलिए कुछ लोग करते हैं। आपके पास भी अगर संभव हो तो सारी ज़मीन में नहीं करना तो कुछ टुकड़े में, जैसे 1/4 में, 1/3 में, धीरे धीरे हर दूसरे तीसरे साल ये क्रिया आप लोग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान जो मिनी ट्यूबर से G0 से G1 करते हैं, जितने एरिया में, आमतौर पे हमारा वो बहुत कम एरिया होता है, किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास 1 एकड़, तो वो
वो उस एरिया में ज़रूर करें। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब इसको हम करेंगे तो आपका लगातार जो फसली चक्कर है, जो ज़मीन में से तत्व लेने वाला, वो उस टूट जाएगा। दूसरी बात ये होगी, ये मिट्टी को अच्छी कर देगी, हेल्दी कर देगी, तंदुरुस्त कर देगी। तो इस तरह से आपके जो बीज की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो सारी ज़मीन में नहीं तो कुछ हिस्से में ज़रूर ये इसका इस्तेमाल करें। मैं आज ही हमारे बहुत ही सीनियर वैज्ञानिक साहबान थे, डॉक्टर त्रेहान साहब से बात कर रहा था, तो वो बहुत ज़ोर दे रहे थे कि भी ये ज़रूर करना चाहिए। पूरी ज़मीन में नहीं कर सकते तो थोड़े क्षेत्र में करें, ताकि हमारी जो ज़मीन की तंदुरुस्ती बनी रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप ज़रूर देखिए, अगर आपके फार्म पे, आपकी खेती की स्कीम में ये संभव हो तो थोड़े एरिया में ज़रूर ये करें और अपनी खेती को सुधारें, मिट्टी को सुधारें। मिट्टी बची रहेगी, मिट्टी तंदुरुस्त होगी तो ही हमारी खेती बची रहेगी। नहीं तो धीरे धीरे हर साल 3 फसल करते करते ये कब तक चलेगा। तो दूसरी बात ये है कि ख़ास तौर पे उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है जो लोगों के पास गोबर की खाद नहीं है। जो लोग गोबर की खाद जिनके पास है वो देते हैं, वो फिर भी सोच सकते हैं कि इस तरह की फसल के बिना चल सकता है। अब या तो गोबर की खाद दें और या फिर ये हरी खाद देने का इंतज़ाम करें, और इस तरह से आपकी मिट्टी की जो सेहत बनी रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे हमारा आलू का सीज़न धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम हर हफ्ते आपको कोई नई जानकारी देकर अपडेट करते रहेंगे। और इस तरह से जब तक हम आलू की बिजाई के समय तक पहुंचेंगे तो आप में बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे। और ख़ास तौर पे जो आलू खोज केंद्र पर क्या हो रहा है, मैं इसके ऊपर तो आपको हर हफ्ते ज़रूर अपडेट करना चाहूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी।